हेलो दोस्तों। तो हमने जो है 1.2.2 तक पढ़ लिया है, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक था ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है, तो इसके बाद 1.2.3 है, जो कि है केयर प्रोजेक्ट। अब केयर की फुल फॉर्म क्या है? क्लाइमेट एडॉप्टेशन CA एंड जो रेजिलियंस फॉर साउथ एशिया प्रोजेक्ट। ठीक है, तो रेजिलियंस का मतलब क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था। इसका मतलब होता है लचीला, किसी को भी अपने पहले के रूप में वापस ले आना, है ना। जैसे रबड़ को खींचो, दोबारा वापस अपने पहले जैसे रूप में आ जाता है। ठीक है, किसी भी चीज़ को रिगेन करना, पुनः प्राप्त कर लेना। ठीक है, तो इस टाइप से इसको यूज़ किया गया रेजिलेंस। तो हिंदी में क्या है? प्रत्यास्थता परियोजना, दक्षिण एशिया के लिए जलवायु अनुकूलन और प्रत्यास्थता परियोजना। तो हाल ही में ये सुर्खियों में क्यों है? साउथ एशिया, देखिए क्या कौन से देश है साउथ एशिया में। तो देखिए जैसे कि अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, ठीक है, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका। ठीक है, ये सारी किस में आएंगी? जो साउथ एशिया केयर प्रोजेक्ट है। ठीक है, केयर प्रोजेक्ट है। तो इसके बारे में देखते हैं अब आगे। अच्छा, इसके अलावा एक बात हो रहा है, जो जैसे कि आप वीडियो जाके देखते हैं यूट्यूब चैनल पे, तो आप जाके प्लेलिस्ट में देखिए कीजिए। ठीक है, क्योंकि प्लेलिस्ट में क्या होता है, आपको कैटेगरीज वाइज मिल जाएगी। ठीक है, वैसे मेरे चैनल पे काफ़ी हौच पौच हो रखा है, मतलब जो भी मन में आता है डेली करंट अफेयर ये वो मिक्स हो गए, काफ़ी मतलब हौच पौच है। तो आप प्लेलिस्ट में जाके आपको सब कुछ जो PT 365 पॉलिटी, इकनॉमी, या फिर जो अभी एनवायरनमेंट चल रही है, ये सब अलग अलग मिल जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो विश्व बैंक के जो कार्यकारी निदेशक मंडल हैं, दक्षिण एशिया में जो है जलवायु जो कार्रवाई है उसको सुदृढ़ करने के लिए, दक्षिण एशिया क्या है? साउथ एशिया। ठीक है, तो इसके लिए $39.5 मिलियन की जो केयर परियोजना है उसको स्वीकृति प्रदान कर दी है। ठीक है, किसके द्वारा? विश्व बैंक के द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ठीक है, तो जो केयर परियोजना है इसके बारे में देखते हैं ये है क्या। तो ये परियोजना जो है क्षेत्रीय आंकड़े और जो ज्ञान है उसको साझा करके जलवायु खतरों और आपदाओं के प्रति प्रत्यास्थता का निर्माण करेगी। ठीक है, मतलब उनको जो है पहले से पहले जैसा बसाने के लिए इसका यूज़ किया जाएगा। ठीक है, इस अमाउंट का। तो इस अवसंरचना के लिए जो क्षेत्रीय मानक और जो गाइडलाइंस है, दिशा निर्देश है, वो विकसित करने तथा जलवायु प्रत्यास्थता नीतियों और निवेश को बढ़ावा देने के लिए इससे सहायता प्राप्त होगी। ठीक है, इस परियोजना में क्या है, जलवायु जो नियोजन और जो निवेशों को आकर्षित करने के लिए सार्वजनिक मंच विकसित करने, मतलब सार्वजनिक मंच विकसित करेंगे तो इससे क्या होगा? निवेश आकर्षित होगा। ठीक है, और जो दक्षिण एशिया में प्रत्यास्थता का समर्थन करने के लिए प्रौद्योगिकी का वित्त पोषण, जो भी टेक्नोलॉजी है उसमें जो है पैसा लगाया जाएगा। ठीक है, तो उसमें सहायता मिलेगी। तो यह जो सार्वजनिक क्षेत्र है इसके मंच के रूप में जो हमारा रीजनल रेजिलियंस डाटा एंड एनालिटिकल सर्विसेज है, इसका जो है ये वित्त पोषण करेगी, जो कि नीति निर्माताओं को जो जलवायु जोखिम है उसका आकलन करने में सहायता करेगी। इसके लिए जो मौसम संबंधी खतरे हैं, जलवायु परिवर्तनशीलता और जो क्षेत्रक विशिष्ट आंकड़े हैं, इनके संबंध में ये जानकारी भी प्रदान करेगी। ठीक है, मतलब ये इतना कुछ करेगी। मेनली क्या करेगी, एक तो पैसे जो है निवेश के लिए लोगों को वो करेगी, प्रोत्साहित करेगी। ठीक है, उसके बाद जब पैसा आ जाएगा तो टेक्नोलॉजी पे लगाएगी, इसको विकसित करेगी, है ना। अब ये मतलब मेनली हमारे लिए इतना सब जो हमने ऊपर अभी पढ़ा, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं रह जाता कहीं ना कहीं। ठीक है, इसका हमें मोटा मोटा ऊपर का पता होना चाहिए। मेनली ये पता होना चाहिए किसने पैसे दिए, कौन से देशों पे लगेगा, है ना। जैसे बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, इनके ज़िलों में जो जलवायु प्रभाव है उसका आकलन करेगी, ताकि जो कृषि, पशुधन, जल और परिवहन है, इन क्षेत्रों में सहायता की जा सके। ठीक है, कौन से देशों पे इसका इफेक्ट पड़ेगा और क्या इसका कार्य है, जो केयर प्रोजेक्ट है, इस टाइप से हमें ये इन सब पे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो $39.5 मिलियन की जो केयर परियोजना है, इसमें जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन है, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, इसके $36 मिलियन। ठीक है, इसमें भी मतलब ब्रेक डाउन कर रखा है इसे भी। $36 मिलियन जो है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ के हैं। और एशिया में जलवायु परिवर्तन के प्रत्यास्थन के लिए कार्यक्रम से जो है $3.5 मिलियन का अनुदान मिला है। ठीक है, तो जो केयर प्रोजेक्ट है उसको दो क्षेत्रीय संगठनों में, सबसे पहला एक तो राइम्स है, एक ADPC है। तो राइम्स क्या है? अफ्रीका और एशिया के लिए क्षेत्रीय एकीकृत बहु जोखिम पूर्व चेतावनी प्रणाली। ठीक है, मतलब एक वार्निंग सिस्टम जो है वो डेवलप किया जाएगा, मतलब उसका नाम है, इसके द्वारा ही इसमें जो है कार्य किया जाएगा। ठीक है, उसके अलावा ADPC क्या है? एशियाई आपदा तैयारी केंद्र, मतलब जो आपदा आ रही है उसकी तैयारी केंद्र के लिए ADPC होगा। ठीक है, उसके अलावा जलवायु परिवर्तन से संबंधित अन्य पहले और समझौता, तो क्लाइमेट एडॉप्टेशन समिट CAS 2021। तो इसमें क्या है, इसकी मेज़बानी कौन करेगा? नीदरलैंड करेगा। CS की वर्चुअल रूप में की जाएगी। ठीक है, मतलब वही जूम मीटिंग करी जाएगी, ऑनलाइन की जाएगी।
तो इस शिखर सम्मेलन में जो है वैश्विक जो नेता होंगे और स्थानीय हितधारक होंगे उनको आमंत्रित किया जाएगा, ठीक है। मतलब इनके लिए ये जो स्कीम है वो लाई जाएगी, है ना, और इनके द्वारा लाई जाएगी, तो दोनों को यहाँ पे बैठाया जाएगा, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति विश्व के जो प्रयास है उसमें तेज़ी लाना, नवाचार करना, ठीक है, इनोवेशन लाना, संवर्धित करना इन स्कीम को। तो CES 2021 वर्ष 2030 तक जो जलवायु प्रत्यास्थन भविष्य है उसकी दिशा में परिवर्तन के लिए 1 दशक के लिए रोड मैप के रूप में अनुकूलन कार्रवाई एजेंडा, एडॉप्टेशन एक्शन एजेंडा, ये प्रदान हेतु निर्धारित की गई है, ठीक है। इसके बाद है जलवायु कार्रवाई सम्मेलन 2020, मतलब क्लाइमेट एक्शन समिट 2020। तो इसमें क्या है? तो ये जो सम्मेलन है इसका आयोजन पेरिस समझौते के अंगीकृत के 5वें वर्षगांठ, मतलब 2020 में, 2015 में तो था, आए थे ये, तो 2020 में जो है अवसर पर किया गया था। यह शिखर सम्मेलन जो है चिली और इटली के साथ साझेदारी में जो यूनाइटेड नेशन संघ है, ब्रिटेन और फ्रांस, इनकी सह मेजबानी से जो है आयोजित किया गया, ठीक है। इस शिखर सम्मेलन के दौरान जो है सदस्य देश जो है उनके द्वारा पेरिस समझौते के 3 स्तंभों के तहत नई प्रतिबद्धताओं को व्यक्त किया गया, ठीक है। 3 जो बद्धा थी वो क्या थी? पहले भी आपने पढ़ी थी, शमन, अनुकूलन और वित्तीयन, ठीक है। मतलब जो हमारे जैसे कार्बन या कुछ भी है उनको शमन मतलब जला देना, उन सबको ख़त्म करना एक तरह से, ठीक है। अनुकूलन एडॉप्टेशन करना, और वित्तीय मतलब जो धन है उसको एकत्रित करना, ये प्रतिबद्धताएँ, ठीक है। ये प्रतिबद्धताएँ निम्नलिखित प्रकार से कार्यान्वित की जाएंगी। तो ये कार्यान्वित कैसे की जाएंगी? सबसे पहला NDC बना देना हर देश में, ठीक है। उसके अलावा निवल शून्य उत्सर्जन की प्राप्ति के लिए जो है दिशा में दीर्घकालिक रणनीतियों को स्थापित करना। उसके बाद सर्वाधिक सुभेद्य के समर्थन हेतु जलवायु वित्त प्रतिबद्धताओं को अपनाना, मतलब सर्वाधिक सुभेद्य जो जिन पे जो वो इजीली जो है क्लाइमेट से अफेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, जो मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं गरीब देश है कहीं ना कहीं। महत्वाकांक्षी अनुकूलन योजनाएं और अंतर्निहित नीतियों को अंगीकृत करना, ठीक है। उसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल, अच्छा ये हमने पढ़ा नहीं था, मुझे लगा ये पढ़ लिया, कल गूगल पे हमने थोड़ा सा देखा था, ठीक है। तो 2005 क्योटो प्रोटोकॉल ये जो है 2020 में समाप्त हो गया था। तो इसके लिए यहाँ पे जो है हम सब कुछ था के रूप में बात करेंगे, मतलब पास्ट के बारे में। तो क्योटो प्रोटोकॉल विधिक रूप से जो है बाध्यकारी प्रथम जलवायु संधि थी, बाध्यकारी प्रथम जलवायु संधि, मतलब पेरिस समझौते से पहले। इसके तहत विकसित देशों को जो है 1990 के विकसित देश है उनको 1990 के उत्सर्जन स्तर से नीचे औसतन 5% की कमी करना अनिवार्य था, मतलब जो उनका उत्सर्जन हो रहा था उसको जो है 5% कम करना था, ठीक है। साथ ही जो इसने इस संबंध में देशों के प्रगति की निगरानी के लिए एक तंत्र को भी स्थापित किया था, ठीक है। तो इसको 2020 में समाप्त कर दिया गया क्योंकि पेरिस हमारा जो समझौता वो भी आ गया। उसके बाद शमन संबंधी उपाय, मतलब जो हमारे जैसे कि कार्बन अवशोषण करना, ठीक है, उपयोग करना, उसका संग्रह करना। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो कार्बन होता है उसको अवशोषित कर लेते हैं ना, या फिर उसको यूज़ कर लेते हैं या उसका संग्रहण कर लेते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, कार्बन को कैप्चर कर लेना, यूटिलाइज कर लेना और स्टोरेज कर लेना, CCUS। तो ये सुर्खियों में क्यों था? तो हाल ही में जो DST जो है डेवलपमेंट एंड साइंस एंड टेक, ठीक है, तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग है जो उसने जो ACT सदस्य देश है, ACT क्या है, एक्सेलरेटिंग CCU टेक्नोलॉजी, ठीक है, इनकी फर्स्ट अल्फ़ाबेट उठा लिया ACT। तो जिन देशों में ये है ACT है उसके सहयोग से जो त्वरित CCU प्रौद्योगिकी है, CCU क्या है, कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन स्टोरेज, ठीक है। तो इसके ACT के अंतर्गत CCU के क्षेत्र में भारतीय शोधकर्ताओं से प्रस्ताव आमंत्रित किया, ठीक है। तो ACT के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा, मतलब जो CCU प्रौद्योगिकी है ये होता क्या है। तो जो ACT विभिन्न परियोजनाओं के लिए जो ऋणात्मक वित्त पोषण है उसके माध्यम से जो CO2 होता है, इसके अवशोषण, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको क्या करता है, अवशोषण करता है, उपयोग करता है इसका, और संग्रहण करता है, तीनों काम करता है, ठीक है। तो इसके उद्भव को सुविधाजनक बनाने की एक पहल है, ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या है, जो लक्षित जो नवाचार और जो ये है जो इनोवेशन और रिसर्च है, इस गतिविधियों के माध्यम से CCUS को प्रौद्योगिकी को त्वरित और परिपक्व करना, ठीक है। तो इसके अंतर्गत जो 16 देश हैं, ये क्षेत्र और प्रांत है, वो ACT में एक साथ मिलकर काम करेंगे। अभी तक केवल 2 ACT ही हुए हैं, ठीक है। पहला मतलब जो 2 देश हैं उन्हीं में सिर्फ ACT आया है। पहला 2016 में, जिसने प्रतिभागिता करने वाले जो प्रतिभागी और यूरोपीय आयोग था,
जो धन की प्राप्ति की वो किससे की, एक तो जो उसमें कंपटीशन में भाग ले रहे थे प्रतिभागिता में, और उसके अलावा जो यूरोपियन आयोग है इससे जो है निधियों का उपयोग किया इनकी। और जो 2018 में हुआ, जिसमें केवल प्रतिभागिता करने वाले जो राष्ट्रीय वित्त पोषण एजेंसियाँ थी, ठीक है, जो सिर्फ इसमें जो प्रतिभागी करी थी जो राष्ट्रीय वित्त पोषण एजेंसियाँ, उसके द्वारा वित्त पोषण किया गया था, ठीक है। डीएसटी ने अब तीसरे एसीटी के आयोजन की घोषणा की है, जिसके तहत जो है लगभग 10 बिलियन यूरो की धनराशि उपलब्ध कराएगा। ये जो यहाँ पे ये लिखा है 2 एसीटी, इसका मतलब यहाँ पे देश नहीं है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे अभी तक इसका 2 बार मतलब यूज़ किया गया, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम इन दोनों की, इसकी मदद से, और दूसरा इनकी मदद से, ठीक है। तो अभी से मतलब इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ठीक है। भारत भी इन देशों में शामिल है, ठीक है। जो ये 16 देश हैं इनके साथ भारत भी शामिल है। तो उसके अलावा देखिए सीसीयू जो टेक्नोलॉजी ये है क्या, जैसे कि जो 500 किलोमीटर हमने एक बार करंट अफेयर में पढ़ा था कि इसकी जो कॉस्ट आती है ना वो काफ़ी ज़्यादा आती है इसको ट्रांसपोर्ट करने में। जो कार्बन आपने स्टोर कर लिया, ठीक है, पर उसको जो ट्रांसफ़र करते हैं ना उसमें काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट आती है, ठीक है। तो अब इसकी मदद से जो है इसे 500 किलोमीटर और उससे ज़्यादा के लिए भी ट्रांसपोर्ट हम कर सकते हैं, ठीक है, फैसिलिटी मतलब चीप रेट में। तो CO2 इज़ इंजेक्टेड एंड स्टोर्ड अंडरग्राउंड, हम इसे अंडरग्राउंड भी स्टोर कर सकते हैं अब, ठीक है। इम्परमेबल कैप रॉक, इम्परमेबल क्या होता है, जो मिट्टी के अंदर जो छेद होते हैं ना उनके अंदर जो पानी जैसे चला जाता है तो उसे इम्परमेबल कहता है, ठीक है। तो ऐसी कैप रॉक कीप्स CO2 अंडरग्राउंड, मतलब ऐसा हम लगा दें कि जो वो ऊपर हम जो पत्थर लगा दें परमेबल, अच्छा इम्परमेबल जैसे परमेबल होता है जिसके अंदर से पानी बह जाता है, ठीक है। इम्परमेबल होगा जो जैसे पत्थर हो गया ना, उसके अंदर से पानी क्या होगा, नहीं बहेगा, ठीक है। तो ऐसा इम्परमेबल एक पत्थर उसके ऊपर कैप की तरह लगा दें, ठीक है, जिससे CO2 बाहर ना आ पाए। द CO2 इज़ पम्प्ड टू ए डेप्थ ऑफ अबाउट 1.5 किलोमीटर और मोर, 1.5 किलोमीटर से ज़्यादा या 1.5 किलोमीटर पे उसे जो है अंदर रख सकते हैं, ठीक है। डिप्लीटेड ऑयल और गैस रिजर्वियर, ठीक है, इसके अंदर ऑयल और गैस रिजर्वायर भी बना सकते हैं, डिप्लीटेड कर सकते हैं। नेचुरल सेलाइन एक्वीफर, ठीक है, नेचुरल ये सेलाइन मतलब नमक का एक तरह से एक एक्वीफर होगा जो हार्ड वाटर का होगा, उसमें भी इसे स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। CO2 become stabilized within the porous rock as it form natural compound with the surrounding brine and mineral, जो मिनरल्स उसके बराबर में होंगे और जो ब्राइन होंगे इनके साथ एक ये मतलब कंपाउंड भी बना सकता है, ठीक है। तो इसके बाद क्या है, जो CCUS मिशन है उसमें नवाचार कार्यक्रमों में जो है पहचान की गई नवाचार चुनौतियों में से एक है, ठीक है। तो इसके अलावा मिशन नवाचार कार्यक्रम जो वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा नवाचार है उसमें तेज़ी लाने के लिए 24 देशों और यूरोपीय संघ, ठीक है, जिसमें कि कल भी मैंने पूछा था 27 देश होते हैं। तो इसकी जो है एक वैश्विक पहल है, किन देशों की, 24 देश और यूरोपीय संघ की, ठीक है, जिसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग सक्रिय भागीदार है, DST, ठीक है, मतलब इंडिया भी इसका क्या है, मेंबर है। तो कार्बन जो है अवशोषण, उपयोग और संग्रहण, इसके संबंध के बारे में देखते हैं। तो जो CCUS है इसमें कोयला और गैस चालित जो विद्युत संयंत्र है, इसके साथ साथ जो सीमेंट और इस्पात उत्पादन होता है, इनमें जो है भारी उद्योगों में वायुमंडल में उत्सर्जित CO2 की मात्रा कम करने के लिए तैयार की गई प्रौद्योगिकी का समूह है। मतलब अब सीमेंट उद्योग है, इस्पात उद्योग है, ठीक है, इनसे भारी मात्रा में CO2 रिलीज़ होती है, ठीक है। इसको जो है अवशोषित कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं ना, कहीं पर ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा कोयला और गैस चालित जो विद्युत होती है इनमें भी CO2 भारी मात्रा में निकलती है, ठीक है। CO2 को एक बार अवशोषित किए जाने के बाद, मान लीजिए आपने अवशोषित कर लिया, इकट्ठा कर लिया, तो उसके बाद क्या करेंगे, विभिन्न उत्पादों जैसे सीमेंट, प्लास्टिक में पुनः उपयोग किया जा सकता है या गहराई में भूमिगत भूवैज्ञानिक संरचनाओं में भंडारण में संग्रहित किया जाता है, ठीक है। तो उसको कैप्चर करने के बाद क्या करेंगे, सबसे पहले प्री कंबस्शन कैप्चर, ठीक है, मतलब उसको जलाने से पहले ही आप क्या कर सकते हैं, उसका प्री कंबस्शन कैप्चर तो इकट्ठा कर सकते हैं। तो ऐसा कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले गैसिफिकेशन से या रिफॉर्मिंग में क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ ए हाइड्रोकार्बन इज़ रीअरेंज, जो उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है कार्बन का, ठीक है, उसको रीअरेंज कर देता है, ठीक है, जिसकी वजह से इसकी प्रॉपर्टीज बदल जाती है, ठीक है। उसके बाद गैसिफिकेशन में क्या करते हैं, जो कन्वर्ट बायोमास और जो फॉसिल फ्यूल होते हैं बेस्ड कार्बोनेसियस मटेरियल इनटू कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको कन्वर्ट कर देते हैं गैसिफिकेशन में, कार्बन मोनोऑक्साइड CO में कर देते हैं या हाइड्रोजन में या कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। तो इसके बाद जो है पोस्ट कंबस्शन कैप्चर, ठीक है, ये जो कार्बन की बात हो रही है, ठीक है, तो कार्बन से हम क्या बना सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो उसके अलावा जो हमारा पोस्ट कंबस्शन मतलब जलाने के बाद भी इसको जो है कैप्चर कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे, सेपरेशन ऑफ CO2 फ्रॉम वेस्ट स्ट्रीम थ्रू मेथड लाइक एब्जॉर्प्शन। तो जो हमारा वेस्ट गैस स्ट्रीम होता है उसको जो है मेथड लाइक एब्जॉर्प्शन इन सॉल्वेंट, हाई प्रेशर मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन एब्जॉर्ब्ड बाय सॉलिड सॉर्बेंट इंक्लूडिंग porous organic framework and
साइक्लोजेनिक सेपरेशन, ठीक है। इन मेथड से इसको बाद में भी जो है कैप्चर किया जा सकता है। उसके बाद ऑक्सी फ्यूल कम्बस्शन, फ्यूल इज़ बर्न विद प्योर ऑक्सीजन, प्योर ऑक्सीजन के साथ आप जो है उसे जला दीजिए टू प्रोड्यूस फ्लू गैस विद हाई CO2 कंसनट्रेशन, हाई कंसनट्रेशन CO2 के साथ उसे मिला दीजिए, ठीक है। तो इसके बाद भी इसे कैप्चर किया जा सकता है। तो उसके बाद क्या करते हैं, इसकी स्टोरेज और उसका यूटिलाइज मतलब उसका यूज़ करते हैं, ठीक है। देखिए इन तीनों में क्या कहा गया है कि जो हमारा CO2 होता है ना, उसको कैप्चर करना है, ठीक है। तो उसको सबसे पहले अलग भी तो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले प्री कंबशन कैप्चर, जलाने से पहले जो हमारा CO2 को जनरेटेड एज अनडिज़ायर को, जो ये होता है ना हमारे गैसिफिकेशन में, बायोमास हो गया, फॉसिल फ्यूल होगा, बेस्ड कार्बोनेसियस मटेरियल होगा, ठीक है। इनसे क्या करते हैं, इनको कन्वर्ट कर लेते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। तो इसमें से हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड हम अलग कर लेंगे और CO2 को अलग जो है कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है। उसके अलावा रिफॉर्मिंग, इसमें क्या करते हैं हम, जो उसका हाइड्रोकार्बन का स्ट्रक्चर होगा ना, उसमें कुछ चेंज कर देंगे, ठीक है, जिससे CO2 अलग हो जाती है और हम उसे स्टोर कर लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं। पोस्ट कंबशन में क्या होता है, CO2 को अलग कर लेते हैं और उसको क्या कर देते हैं, इसमें जो है स्ट्रीम थ्रू मेथड लाइक एब्जॉर्प्शन इन सॉल्वेंट, कोई सॉल्वेंट होगा उसके अंदर उसे जो है डाल देंगे, ठीक है, वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। हाई प्रेशर मेम्ब्रेन फिल्टर, ठीक है, एब्जॉर्ब बाय सॉलिड सॉर्बेंट कोई होगा, ठीक है, इंक्लूडिंग पोरस ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क एंड क्रायोजेनिक सेपरेशन, ठीक है। इन सब से मतलब उसे अलग करके और स्टोर कर लेंगे जलाने के बाद, ठीक है। ये पोस्ट कंबस्शन है, जलाने के बाद। ऑक्सी फ्यूल में क्या करते हैं, फ्यूल इज बर्नड इनटू प्योर ऑक्सीजन, प्योर ऑक्सीजन में उसको जला देते हैं, ठीक है, टू प्रोड्यूस फ्लू गैस विद हाई CO2 कंसनट्रेशन। उससे क्या होता है, फ्लू गैस निकलती है और विद हाई CO2 कंसनट्रेशन, वहाँ पे हाई CO2 को कंसनट्रेशन निकलता है, ठीक है। मतलब कई बार ऐसा तो हम हिंदी पढ़ते रहते हैं तो थोड़ा इंग्लिश से हल्का सा बचने लग जाता है, ठीक है, इसकी वजह से थोड़ा कई बार हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है उससे। इसके भी हमें एग्ज़ाम में तो ये भी ऐसे भी तो लिखना ही है इंग्लिश में। तो सबसे पहले उसकी स्टोरेज क्या करेंगे, फॉर्मर गैस एंड ऑयल फील्ड, ठीक है, इसको यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। कोई ऑयल फील्ड हो उसके अंतर्गत इसे स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑयल से जो है ये बाहर नहीं आएगा, गैस ही तो है CO2 भी। डीप सलाइन फॉर्मेशन, कोई सलाइन फॉर्मेशन हो जैसे पोरस रॉक हो, फील्ड विद वेरी सॉल्टी वाटर, कोई रॉक हो जो कि नमक के पानी से भरी हुई हो, ठीक है। कूल बेड फॉर्मेशन हो, कोई ठंडा बेड फॉर्मेशन हो कहीं पे, ओशियन बेड हो, ठीक है, समुद्र में से भी ये बाहर नहीं आएगी। उसके बाद यूटिलाइज कैसा कर सकते हैं इसका, इन द फूड एंड ड्रिंकिंग इंडस्ट्री, कोई खाने और जो ड्रिंक इंडस्ट्री होती है इनमें, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज़ हो सकती है कार्बन डाइऑक्साइड। उसके अलावा कंक्रीट बेड बिल्डिंग मटेरियल में यूज़ हो सकती है, ठीक है। एनहेंस्ड ऑयल एंड कोल बेड मीथेन रिकवरी, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ केमिकल प्लास्टिक एंड फ्यूल, इनके प्रोडक्शन में यूज़ हो सकते हैं, सच एज मीथेनॉल, यूरिया पॉलीमर, सिंथेटिक गैस, जो ये सब यूज़ होते हैं ना। रीमेडिएशन ऑफ एल्कलाइन इंडस्ट्री वेस्ट मिनरल कार्बोनेशन, ठीक है, बायोफ्यूल प्रोडक्शन, इन सब में ये यूज़ हो सकती है, ठीक है। डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट, अब ये क्या है, तो हाल ही में जो नीति आयोग है इसने ITF इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम, इसके सहयोग से भारत में जो संयुक्त रूप से जो डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट है, विकार्बनीकृत परिवहन परियोजना, ठीक है, इसका शुभारंभ किया है। तो ITF जो है इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम, ये जो है इसकी डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव के व्यापक संदर्भ में इस परियोजना को कार्यान्वित किया गया है, ठीक है। ITF के उसमें इसे जो है कार्यान्वित किया गया है। उसके अलावा जो DTEEE है, डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इमेजिंग इकोनॉमीज श्रेणी वाली जो परियोजना है, इसका एक हिस्सा है, ठीक है। इन दोनों में अभी आगे देखेंगे हम डिफरेंस, जो विश्व के विभिन्न क्षेत्र में विकार्बनीकृत परिवहन का समर्थन करती है। तो इसका जो उद्देश्य क्या है, भारत हेतु जो निम्न कार्बन उत्सर्जन वाली परिवहन प्रणाली है, ठीक है, मतलब हमने यहाँ पे हमारी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है, मैंने पहले बताया था ना, इसकी कॉस्ट ट्रांसफ़र करने में से काफ़ी ज़्यादा लग जाती है, ठीक है, जो कार्बन को हम जैसे स्टोर करके फिर इसे ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो उसके मार्ग को विकसित करेगी। इंडिया में जो निम्न कार्बन उत्सर्जन वाला परिवहन प्रणाली है, इसको जो है विकसित करेगी, ठीक है। यह परियोजना भारत के लिए एक तदनुकूल परिवहन उत्सर्जन मूल्यांकन ढांचा, ट्रांसपोर्ट एमिशन असेसमेंट फ्रेमवर्क के विकसित करने में मदद करेगी, ठीक है। यह परियोजना जो है वर्तमान के साथ साथ भविष्य की परिवहन गतिविधि तथा संबंध जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके उत्सर्जन के संबंध में सरकार को व्यापक समझ प्रदान करेगी, ठीक है। उसके अलावा परिवहन के कारण जो लगभग 23% जो ऊर्जा है उसका उत्सर्जन होता है, ठीक है, मतलब जो पॉल्यूशन हो रहा है परिवहन से, व्हीकल से,
तो जिससे ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि होती है। यदि तत्काल कार्रवाई नहीं की जाती तो इसकी जो उत्सर्जन हिस्सेदारी वो बढ़कर 2030 तक 40% हो जाएगी, 2050 तक 60% तक पहुंच सकती है। ठीक है, अब DTI और DTEE के बारे में देखते हैं। सबसे पहले यह है 2016 में ITF के वित्त पोषण, अभी पीछे पढ़ा हमने, तो उसके वित्त पोषण के माध्यम से DTI का इसका जो है शुभारंभ किया गया, डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव। इसके अन्य जो वित्त पोषण भागीदार शामिल हैं वो है वर्ल्ड बैंक, यूरोपियन आयोग। ठीक है, तो जहाँ पे वर्ल्ड बैंक आ जाता है वो चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ये काफ़ी बार आप देखेंगे तो प्रीलिम्स में काफ़ी कहीं ना कहीं आया ये वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन में आया या क्वेश्चन में आया, पर आया किसी ना किसी रूप में आता है। ठीक है, तो यह है पहल। तो DTI के लिए वित्त पोषण और किस किसने किया, यूरोपियन आयोग और विश्व वर्ल्ड बैंक ने। ठीक है, यह पहल जो है जलवायु परिवर्तन को रोकने में मदद करने के लिए कार्बन तटस्थ गतिशीलता, मतलब कार्बन को न्यूट्रल मोबिलिटी को बढ़ावा देता है। यह निर्णय जो है निर्माताओं को CO2 शमन उपायों का चयन करने के लिए उन उपकरणों की उपलब्धता को सुनिश्चित करती है। ठीक है, जो उनकी जलवायु प्रतिबद्धता पर खरे उतरते हैं। इसके तहत जो DTEE परियोजना है, ये राष्ट्रीय सरकारों और अन्य हितधारकों को जो परिवहन उपायों की पहचान है उसको करने तथा परिवहन जनित जो CO2 उत्सर्जन है उसको कम करने। ठीक है, जो CO2 हमारे परिवहन से निकल रहा है, हमारे जो वो है जो व्हीकल हम चलाते हैं, तो उसके उत्सर्जन को ये कम करने के लिए, साथ ही अपनी जलवायु लक्ष्य तथा राष्ट्रीय स्तर निर्धारित योगदानों जो NDC है उसको पूर्ण करने में मदद करेगी, DTEE। ठीक है, डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इमर्जिंग इकोनॉमीज़। ठीक है, उसके अलावा ये भारत, अर्जेंटीना, अजरबैजान और मोरक्को वर्तमान में इसके भागीदार है, DTEE के। ठीक है, 4 देश हैं, भारत, अर्जेंटीना, अजरबैजान और मोरक्को। DTEE वस्तुतः ITF और जो वुपलपर्ट इंस्टीट्यूट, ठीक है, इसके मध्य एक सहयोग समझौता है। यह जो पर्यावरण, प्रकृति संरक्षण और परमाणु सुरक्षा के लिए जो जर्मन संघीय मंत्रालय, ठीक है, जर्मन संघीय मंत्रालय है, उसके अंतर्राष्ट्रीय जलवायु पहल द्वारा IKI इंटरनेशनल क्लाइमेट इनिशिएटिव इसके द्वारा समर्थित है। ठीक है, जैसे कि हमारा जो वो था ये DTI, ये किसके द्वारा समर्थित था, मतलब वित्त पोषण था इसका विश्व बैंक और यूरोपीय आयोग के द्वारा। ठीक है, ITF के बारे में अगर देखें थोड़ा और, तो ITF क्या है, ITF जो है एक OECD, ठीक है, इसके बारे में काफ़ी बार बता चुके हैं, ऑपरेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट प्रणाली के भीतर एक अंतर सरकारी संगठन है। ठीक है, यह परिवहन के सभी जो मोड होते हैं हेतु अधिदेशित एकमात्र वैश्विक निकाय है। ठीक है, परिवहन के लिए एकमात्र वैश्विक निकाय है ये। ठीक है, ITF, तो यह परिवहन नीति से जुड़े जो मुद्दे होते हैं उनके लिए एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करता था। तो परिवहन मंत्रियों के वार्षिक जो वैश्विक शिखर सम्मेलन होता है उसके आयोजन का दायित्व में भी यह प्रदान किया जाता है। ठीक है, भारत में वर्ष 2008 में ITF का सदस्य हो गया था। ठीक है, ठीक है, तो भारत वर्ष 2008 में ITF इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम का सदस्य था। उसके बाद डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट, अब ये क्या है, डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट, ठीक है, मतलब कार्बन का डी मतलब अपोजिट, कम करना। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल हैं, जैसे कि ये 3, 7, 5, इनकी पूर्ति के लिए, ठीक है, ये अलग अलग नंबर होते हैं जो हमारे टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं उनके लिए। सबसे पहले जैसे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क एंड लेस पॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होगा, इससे पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा। ठीक है, उसके बाद रेजिलियंस ट्रांसपोर्ट थ्रू डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर, डेडिकेटेड जो फ्राइट कॉरिडोर होता है, मान लीजिए मुझे यहाँ से अगर दिल्ली से जो है मुंबई जाना हो, है ना, तो यहाँ से अगर ये बना दिया जाए DFC, तो क्या हो गया, एक मतलब सीधा रूट बना दिया जाएगा। ठीक है, मान लीजिए अभी मैं अकेले जा रहा हूँ तो ये महंगा पड़ेगा मुझे, मतलब इसको बनाने का जो खर्चा आएगा रोड को, पर उसी की जगह अगर जैसे कि 1000 गाड़ियाँ जा रही हो, है ना, तो इस टाइप से अगर बना दिया जाए तो क्या होगा, वो डेडिकेटेड फ्राइट जो कॉरिडोर होगा ये काफ़ी सस्ता पड़ेगा। ठीक है, जो अलग अलग जैसे समुद्री रास्ते होते हैं वहाँ पे भी ये बनाया जाता है डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर्स। इंक्रीज्ड एक्सेसिबिलिटी एंड पार्टिसिपेशन थ्रू जो TOT है, ठीक है, TOD क्या है, एक सेकंड देखता हूँ, तो ये TOD क्या है, ट्रांसपोर्ट ओरिएंटेड जो डेवलपमेंट होती है। ठीक है, उसके बाद अफोर्डेबल एंड सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट हो। ठीक है, तो ये हमारे जो है SDG गोल 11 के अंतर्गत आता है। ठीक है, टोटल 17 होते हैं जो UN के द्वारा जो है दिए गए थे 2015 में, जिन्हें 2030 तक जो है अचीव भी करना है। ठीक है, तो इनके बारे में एक बार गूगल पे देख लीजिएगा, 17 के 17, नो पॉवर्टी हो, अच्छी एजुकेशन हो, क्लीन वाटर हो पीने के लिए। ठीक है, इस टाइप के 17 टोटल गोल हैं जो कि यहाँ पे ये इंक्लूड हो रहे हैं इनके अंदर। ठीक है,
तो आगे देखते हैं। तो इसके बाद है संबंधित तथ्य। जो राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान एशिया के परिवहन पहल है NDC-TIA, नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव फॉर एशिया। ठीक है, एशिया के लिए ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव है। तो NDC-TIA परियोजना का उद्देश्य क्या है? विभिन्न जो विषयों में संबंध मंत्रालय या फिर नागरिक समाज और निजी क्षेत्र है उसके मध्य क्या करना, समन्वय स्थापित करना, और जो विकार्बनीकृत परिवहन है उसके लिए प्रभावी नीतियों के सुसंगत रणनीति को प्रोत्साहन करना। ठीक है, इस परियोजना को 2020 से 24 की जो अवधि है उसमें भारत, वियतनाम और चाइना, इन तीनों में विकार्बनीकृत परिवहन को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए व्यापक दृष्टिकोण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक संयुक्त कार्यक्रम है ये। ठीक है, तो यह 7 संगठनों की एक संयुक्त परियोजना है जिसके अंतर्गत जो विश्व समाधान संस्थान है, अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच है, अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ परिवहन परिषद है, आदि ये तीनों और 7 अन्य जो है, टोटल मतलब 7 जो है सम्मिलित है। भारत में इस परियोजना के लिए कार्यान्वयन भागीदारी नीति आयोग द्वारा की जाती है। ठीक है, उसके बाद कार्बन मूल्य निर्धारण। ठीक है, ये क्या है? कार्बन प्राइसिंग। इस टाइप से जैसे मान लीजिए आपका जो देश है वो कार्बन जितनी लक्ष्य रखी थी उससे कम अगर कर रहा है, ठीक है, तो दूसरे देश का जिसका ज़्यादा जा रहा है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, उसे बेच सकते हैं उतना ही कार्बन। ठीक है, तो ये उस टाइप से बताया गया कार्बन जो प्राइसिंग है। तो 142 देशों में एक अध्ययन किया गया जिसका निष्कर्ष क्या निकला कि जो कार्बन मूल्य निर्धारण है, ऐसा करने वाले देशों में CO2 जो उत्सर्जन 2007 से 17 है वो 2% की गिरावट आई है। ठीक है, तो इसके विपरीत उन देशों में उत्सर्जन 3% तक बढ़ गया है जिनके इस प्रकार में मूल्य निर्धारण व्यवस्था नहीं थी। मतलब एक तरह से प्रोत्साहित करने के लिए ये योजना चलाई गई थी कार्बन प्राइसिंग। ठीक है, जो कार्बन कम मतलब उत्सर्जित करेगा उसको दूसरे देश को वो अपनी जो जितनी उसने कम उत्पन्न करी है ना, उत्सर्जित करी है, वो बेच सकता था। ठीक है, तो इसकी वजह से जो जिनके अंदर ये स्कीम लॉन्च की गई उनमें 2% की गिरावट आई कार्बन में, CO2 उत्सर्जन में, और जिनमें नहीं थी ना उसमें 30% और बढ़ गया। ठीक है, मतलब कोई एक तरह से वही नहीं है, प्रोत्साहन नहीं है, तो उसकी वजह से। तो कार्बन मूल्य निर्धारण के बारे में, कार्बन मूल्य निर्धारण क्या है? एक ऐसा साधन है जिसके अंतर्गत कार्बन उत्सर्जन की जो बाह्य लागत होती है उसकी गणना की जाती है और उसके बाद मूल्य निर्धारित कर उसे उनके स्रोतों से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, यह मूल्य सामान्यतः उत्सर्जित जो CO2 होती है उस पर आरोपित मूल्य के रूप में होती है। ठीक है, उत्सर्जन की लागत क्या होती है? उसमें जो फसलों को होने वाली जो क्षति हुई, ठीक है, हीट वेव हुई, इसके कारण स्वास्थ्य देखभाल की लागत और सूखा, मतलब जो CO2 से हमारा वो बड़ा लेवल, उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ठीक है, जो भी उसके वजह से नुकसान हो रहे हैं, ठीक है, ये सब उसमें आएगा। ठीक है, वैश्विक अगर स्तर पर अंगीकृत कार्बन मूल्य निर्धारण की कुछ विधियाँ निम्नलिखित हैं। सबसे पहले कार्बन कर, कार्बन टैक्स, मतलब यह प्रत्यक्ष रूप से एक तरह से जो ग्रीन हाउस गैसेज होता है ना, उत्सर्जन पर एक सुस्पष्ट कर की दर को परिभाषित करके कार्बन पर एक मूल्य का निर्धारण करता है। ठीक है, उसके अलावा उत्सर्जन प्रणाली, उत्सर्जन व्यापार प्रणाली, एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम, ये क्या है? यह प्रणाली जो ग्रीन हाउस गैसेज है उसके कुल उत्सर्जन पर जो उच्चतम सीमा होती है वो आरोपित करती है। ठीक है, तथा कम उत्सर्जन करने वाले जो उद्योग होते हैं उनको अपनी बचत को अधिक उत्सर्जन करने वाले उद्योगों को बेचने की अनुमति देती है। ठीक है, मतलब इससे दोनों का एक तरह से बैलेंस हो जाएगा। एक तो हम एक पूरी वो सोसाइटी जैसे UN है इस टाइप से कोई या तो बना दे कि जिनका वो हो रहा है वो फाइन उससे ले ले और जिसका कम हो रहा है उसको दे दे, है ना, क्योंकि अगर कम वाले को कुछ देंगे नहीं तो ये हतोत्साहित होगा, प्रोत्साहित नहीं होगा ना, तो यहाँ से लेके इसे देना होगा। तो इसकी बजाय या तो डायरेक्ट आपस में देश डील कर लें। ठीक है, उसके अलावा आंतरिक कार्बन मूल्य निर्धारण, तो इंटरनल कार्बन प्राइसिंग, तो यह एक ऐसा साधन होता है जिसे इस संगठन द्वारा जो जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, जोखिम और अवसर है उसके संबंध में अपनी निर्णय निर्माण प्रक्रिया का मार्गदर्शन करने के लिए आंतरिक रूप से उपयोग किया जाता है। ठीक है, हाल ही में जो भारतीय कंपनी है उसने स्वेच्छा से जो ICP है उसको लागू करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, कार्बन मूल्य निर्धारण के लाभ क्या होंगे? यह उत्सर्जन के लिए जो उत्तरदायी व्यक्ति या संस्था होगी उस पर बोझ को जो है हस्तांतरित करता है। ठीक है, मतलब आपने अगर वो किया, ज़्यादा उत्सर्जित किया तो आपके ऊपर उससे अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। ठीक है, यह स्वैच्छिक प्रौद्योगिकी और बाजार नवाचार को भी प्रोत्साहित करता है। ठीक है, तो उसके बाद देखिए सुर्खियों में रहा सबसे पहले ग्रीन टैक्स। तो ग्रीन टैक्स क्या है? तो सड़क परिवहन या राजमार्ग मंत्रालय ने पुराने वाहनों पर हरित कर आरोपित करने के प्रस्ताव को स्वीकृत दिया है। मतलब जो पुराने वाहन हो गए ना उन पे हरित कर, नाम का बस ये हरित कर है, वैसे जो प्रदूषण कर या फिर पर्यावरण भी कर इसे कहा जाता है। ठीक है, यह पर्यावरण में प्रदूषण योगदान करने वाले सभी कारकों पर अधिरोपित होगा। ठीक है, जो भी 8 साल से पुराना कोई वाहन है अगर उस पर फिटनेस प्रमाण पत्र के नवीकरण के समय सड़क कर के जो है 10% और 25% की दर से हरित कर आरोपित किया जाएगा। उसके अलावा अगर 15 वर्ष से अधिक पुराना आपका निजी वाहन है
तो क्या होगा, तो सार्वजनिक परिवहन जो वाहन है उनके लिए निम्न हरित कर ईंधन के आधार पर कर में जो है अंतर, सुदृढ़ हाइब्रिड इलेक्ट्रॉनिक वाहन और इलेक्ट्रॉनिक ईंधन जैसे सीएनजी, इथेनॉल, मतलब इनको छोड़कर जो है ये कर जो है इन पर लगाया जाएगा जो 15 साल से अधिक पुराने होंगे। ठीक है, तो हरित कर से जो प्राप्त राजस्व है उसको पृथक खाते में रखा जाएगा और इसको उपयोग प्रदूषण से निपटने के उपाय में किया जाएगा। ठीक है, मान लीजिए आपके पास अगर एलपीजी है, सीएनजी है या इथेनॉल से कोई चलने वाला वाहन, तो उस पर कोई भी जो है कर लगाया नहीं जाएगा। ठीक है, ये जो हरित कर है ये 15 साल से पुराने वाले वाहनों पे लगाया जाएगा और अगर 8 साल से ज़्यादा पुराना है तो उस पर 10 और 25% लगाया जाएगा। ठीक है, उसके अलावा पेरिस जलवायु समझौते के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता करेगा। ठीक है, उसके अलावा जो UNFCCC के तहत की गई जो पहले थी, जैसे अंतर्राष्ट्रीय उत्सर्जन व्यापार, संयुक्त कार्यान्वयन और स्वच्छ विकास तंत्र। ठीक है, कार्बन व्यापार, कार्बन की ट्रेडिंग जो हम पीछे पढ़ा था ना हमने, वो इसमें दी गई है। ठीक है, तो इंदौर स्थित एक इंकिंग इंटरनेशनल प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव, मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, इसके माध्यम से कार्बन व्यापार करने वाली विश्व की प्रथम कंपनी बन सकती है। मतलब ये विश्व की प्रथम कंपनी है जो ऐसा करेगी। ठीक है, तो इंकिंग इंटरनेशनल जो कार्बन ऑफसेट होता है, ठीक है, उसके व्यापार में संलग्न एक कंपनी है। कार्बन ऑफसेट वस्तुतः बाजार क्रय विक्रय योग्य लिखित होते हैं। ठीक है, मतलब कार्बन ऑफसेट एक तरह से जो कार्बन होता है उसका क्रय, खरीद या बेच को कहते हैं। ठीक है, जो उन कंपनियों को जारी किए जाते हैं जिनकी परियोजनाएं कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करने से संबंध होती है। ठीक है, कार्बन व्यापार के बारे में, तो कार्बन ट्रेडिंग को वर्ष 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल के तहत ही आरंभ किया गया था, जो 2005 में लागू हुआ। इसके तहत जो प्रमाणित उत्सर्जन कटौती थी, सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन, उन कंपनियों को जारी किया गया जो उत्सर्जन को कम करने वाली परियोजना जैसे कि पवन, सौर ऊर्जा दक्षता के लिए कार्यरत थी। ठीक है, यह उन देशों को जो है कार्बन क्रेडिट के क्रय के अवसर प्रदान करता है जो कटौती लक्ष्य को पूरा करने में असमर्थ हैं। ठीक है, ये देखिए थोड़ा ऊपर फिगर में एक बार देख लेते हैं, आपके थोड़ा अच्छे से समझ आ जाएगा। मान लीजिए ये कोई वो है एमीटर ए और एमीटर बी है। ठीक है, इसने मान लीजिए ये आपकी टोटल लिमिट थी जहाँ तक आपको जो है कार्बन का एमिशन करना था। ठीक है, तो इस वाले एमीटर बी ने क्या किया, इससे इतना नीचे किया। ठीक है, रिड्यूस ग्रीन हाउस एमिशन, और इसने जो है इससे इतना ऊपर कर दिया। ठीक है, ग्रीन हाउस एक्सेस GHG गैसेज, तो ये क्या करेगा, अपना ये वाला हिस्सा ना उठा के इसको बेच सकता है। ठीक है, तो इससे इसके ऊपर फाइन लग गया एक तरह से। ठीक है, ये हमारी कार्बन मार्केट है जहाँ पे ये सब होगा। ठीक है, इस पे फाइन लग गया इस वाले एमिटर ए पे, और एमिटर बी को इससे क्या होगा, बेनिफिट होगा। तो जो दूसरे देश होंगे वो इनको देख के क्या होंगे, प्रोत्साहित होंगे। ठीक है, तो पेरिस समझौते भी जो पेरिस समझौता था उस वो भी देशों को उनके NDC लक्ष्य को पूरा करने के लिए उनके मध्य स्वैच्छिक व्यापार के अवसर प्रदान करता है। यदि कोई देश अपने लक्ष्य से अधिक ग्रीन हाउस गैसेज उत्सर्जन को कम करता है तो वह उत्सर्जन में हुई कमी को किसी अन्य देश को, मतलब ये पेरिस समझौते में भी है, किसको बेच सकता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार किए हुए शमन परिणाम, मतलब इंटरनेशनली ट्रेडेड मिटिगेशन आउटकम्स के रूप में बेच सकता है। ठीक है, भारत में जो है नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र तथा निष्पादन उपलब्धि और व्यापार विशेषता ऊर्जा प्रमाणन कार्यक्रम है। ठीक है, जो भारत में ये है REC, और जो PAT है परफॉर्मेंस अचीव ट्रेड, ये ऊर्जा प्रमाणन कार्यक्रम ही है। ठीक है, केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग जो CERC है, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, और जो हमारा ESCERTS ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट है, इसके व्यापार के लिए एक बाजार विनियामक है। रेगुलेटरी बॉडी क्या है इसमें, CERC और ESCERTs। ठीक है, अगला टॉपिक है ग्रीन एजी प्रोजेक्ट, ग्रीन एग्रीकल्चर परियोजना। तो हाल ही में जो केंद्र सरकार है उसने कृषि संबंधी गतिविधियों से जो उत्सर्जन को कम करने के लिए जो वैश्विक पर्यावरण लाभ और महत्वपूर्ण जैव विविधता एवं वन भूमियों के संरक्षण हेतु भारतीय कृषि के रूपांतरण के लिए ये जो है चलाया गया कार्यक्रम, एक ग्रीन एग्रीकल्चर परियोजना को प्रारंभ किया गया। ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं क्या है ये। तो इसका उद्देश्य क्या है, जो संधारणीय भूमि है, ठीक है, और जो जल प्रबंधन है, इसके तहत कम से कम 1,04,070 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करना। ठीक है, उसमें क्या किया जाएगा, संधारणीय भूमि उपयोग और कृषि प्रथाओं में के माध्यम से 49 मिलियन टन के बराबर कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषण या न्यूनीकरण लक्ष्य को प्राप्त किया जाएगा। मतलब यहाँ पे जो इतने पेड़ लगाए जाएंगे कि वो 49 मिलियन टन जो CO2 है उसको एब्जॉर्ब कर ले। ठीक है, तो इस परियोजना को क्रमशः मिजोरम, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा और उत्तराखंड में लागू किया जाएगा। ठीक है, इस परियोजना को जो हमारा GEF है, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी है, उसके द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। ठीक है, किसके द्वारा, एक सेकंड रुकिए। तो जो हमारी ग्रीन एग्रीकल्चर परियोजना है
इसको फंड किसके द्वारा दिया जाएगा? GEF के द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। जबकि कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर वेलफेयर है, इस हेतु एक राष्ट्रीय निष्पादन एजेंसी रहेगी। ठीक है, ये इसमें मतलब इसके कार्य का निष्पादन करेगी। तो इसके जो कार्यान्वयन है उसमें शामिल अन्य प्रमुख प्रतिभागी कौन है? FAO, जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, और उसके अलावा जो हमारा MOEF एंड CCC, ये जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, भारत में कृषि जनित उत्सर्जन, तो ये क्या है? भारतीय सकल राष्ट्रीय उत्सर्जन में जो कृषि और पशुधन है, इसकी लगभग 18% हिस्सेदारी है। ठीक है, सकल राष्ट्रीय उत्सर्जन जो है 18% इन्हीं दोनों से होता है। ऊर्जा और उद्योग के पश्चात यह राष्ट्रीय उत्सर्जन में तीसरा सबसे बड़ा योगदान करता है। ठीक है, सबसे नंबर पे ऊर्जा, फिर उद्योग, फिर तीसरे नंबर पे ये। ठीक है, जो राष्ट्रीय उत्सर्जन हम कर रहे हैं भारत द्वारा, इसमें से 85% से अधिक उत्सर्जन जो है मवेशी उत्पादन प्रणाली, चावल की खेती, जुगाली करने वाले पशुओं के मांस, और शेष 15% अन्य फसलों और उर्वरकों से उत्सर्जित नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण होता है, NO2 के द्वारा। ठीक है, भारतीय कृषि से होने वाले अधिकांश जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, उसके उत्सर्जन में पंजाब, ये मतलब सबसे ऊपर रहे हैं। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल जैसे राज्य प्रमुख रहे हैं। ठीक है, जैसे कि इस फिगर में दिखा रखा है, तो ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर कौन से सबसे ज़्यादा करते हैं? ठीक है, जैसे चावल में 36.9% सबसे ज़्यादा होता है, 38.9 लिवली स्टॉक एंड प्रोडक्शन, जो पशुपालन वगैरह करते हैं। ठीक है, 12.5% जो रोमिनेंट मीट होता है, जो उनका मीट आता है जुगाली करने वाले पशुओं का। ठीक है, सीरियल्स जो मोटा अनाज होता है 3.2, फ्रूट का 1.1, 2.1, जो दालें होती हैं 0.4 आलू में। ठीक है, 4.8 अदर्स में होता है। इन सबसे इतना ग्रीन हाउस गैसेज का एमिशन होता है। सरकार द्वारा उठाए गए कदम, भारत में जो कृषि जनित उत्सर्जन है उससे निपटने और खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने के लिए जो हमारा NMSA है, नेशनल मिशन ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, उसको प्रारंभ किया गया है। यह 8 NAPCC मिशनों में से एक है। ठीक है, उसके अलावा यह 2015 में शुरू की गई एक नीति, जो कि नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जन को कम करने और यूरिया की नीम कोटिंग को अनिवार्य इसमें किया गया था। ठीक है, तो इसके अलावा मृदा में जो आवश्यकता के अनुसार और कुशलता से जो उर्वरक होते हैं उसको उपयोग करने के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड, इसकी शुरुआत की गई। ठीक है, मतलब जैसे हम खेती करते रहते हैं ना, तो उसके आवश्यक मिनरल्स निकलते जाते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से पहले जो है मृदा स्वास्थ्य कार्ड आपको बनवाना होगा उसके लिए। मतलब उर्वरक डालने से भी हमें जो है हर साल डालते रहते हैं हम, उससे भी उसका नाइट्रोजन लेवल बढ़ जाता है ना। तो इस सब से के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च किया गया। भारत द्वारा जो 2 लाख सौर जल पंप स्थापित किए गए हैं, और कृषि में ऊर्जा के उपयोग से होने वाले जो उत्सर्जन है उसको कम करने के लिए 2.5 मिलियन अतिरिक्त सौर जल पंप को स्थापित करने की योजना बनाई गई है। ठीक है, मतलब जो है ये सौर से चलेंगे, सूर्य की ऊर्जा से चलेंगे 2.5 मिलियन जो जल पंप हैं। उसके अलावा ग्रीन इंडिया मिशन को 2014 में प्रारंभ किया गया था। ग्रीन इंडिया मिशन, जिसका उद्देश्य क्या था? 5 वर्षों में जो वृक्षावरण है उसको 5 मिलियन हेक्टेयर तक बढ़ाना। ठीक है, 2014 में 5 साल के लिए, मतलब 2019 तक 5 मिलियन हेक्टेयर वृक्षों को बढ़ाना, और 10 वर्षों में अन्य 5 हेक्टेयर भूमि के मौजूदा आवरण की गुणवत्ता में वृद्धि करना। ठीक है, मतलब ये अगले 10 साल का, 2014 से 10 मतलब 2024 तक, तो अन्य 5 हेक्टेयर भूमि जो मौजूदा आवरण है उसकी गुणवत्ता में वृद्धि करना। ठीक है, तो ये बस पहला चैप्टर इतना ही है। इसके बाद थोड़ी देर में फिर इकोनॉमी का वो जो लेक्चर है, वो चैप्टर है, वो कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो इकोनॉमी का 5th चैप्टर फिर क्या बोलते हैं, आज ही अपलोड कर दूंगा मैं। उसके बाद कल से फिर 6 चैप्टर करेंगे, और इसका 2nd चैप्टर। ठीक है, तो तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और घर में बैठिए। ठीक है, और क्या करते रहिए? पढ़ते रहिए। ठीक है, उसके अलावा आपका दिन क्या हो, शुभ हो।